हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरप्रा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। और हमारा आज का लेक्चर है क्लास साइक्लोस्टोमेटा पे बेस्ड। हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। इस क्लास का बेस जो है वो जॉलेस है। तो इसका मतलब है कि इन ऑर्गेनिजम्स में जो नहीं पाए जाते ये एग्नेथा कैटेगरी में आने वाले ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जिनके पास जो नहीं होता। साइक्लोस्टोमेटा क्लास की शुरुआत करते हैं उसके न्यूट्रिशन से। ये ऑर्गेनिजम्स एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स कुछ फिशिस को अपना होस्ट बनाते हैं, घर बनाते हैं या होम बनाते हैं, जैसे कि शार्क जैसी एकदम खतरनाक डेंजरस स्पीशीज। और उनकी बॉडी के बाहर की तरफ, एक्टो मतलब एक्सटर्नल, इसका मतलब है कि ये शार्क के बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे। ये शार्क की बॉडी जो होती है उसके ऊपर की तरफ चिपके रहेंगे, एक्सटर्नल, इसलिए वर्ड यूज करते हैं एक्टो। और पैरासाइट्स मतलब ये शार्क की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन गेन करेंगे और उनको डैमेज करेंगे, इसलिए वर्ड हम पैरासाइट यूज कर रहे हैं। तो ये जो फिश आपको दिख रही है जिसका स्ट्रक्चर फिश जैसा है, कई लोग इसको सकर फिश भी कहते हैं, क्योंकि इसका माउथ आप देखिए, इसका माउथ सकिंग टाइप का होता है। इसमें आप लोग देखिए कि यहाँ पर निडल जैसे एकदम शार्प टूथ लाइक स्ट्रक्चर है, जो वो शार्क की आउटर जो सरफेस है वहां पर अपनी स्टिक करवा देती है, चिपका देती है, या फिर कह सकते हैं कि उसी के जरिए ये शार्क की बॉडी से चिपकी हुई रहती है और वहां से सक करती है न्यूट्रिशन को, इसलिए सकिंग माउथ है। और सकर वर्ड वहां से आया, और फिश जैसा इलोंगेटेड बॉडी था, इसलिए कई लोगों का इनके लिए जो नाम है या फिर कुछ लोग इनको जिस नाम से पुकारते हैं वो है सकर फिशेस। पर मैं आपको बता दूं ये फिश की कैटेगरी नहीं है, ये एक्चुअल में फिश नहीं है, ये रियलिस्टिक फिश भी नहीं है, ये साइक्लोस्टोमेटा है। वो बात अलग है कि इनका माउथ हमें कैसा दिखता है, सकर जैसा, और बॉडी स्ट्रक्चर फिश जैसा, इसलिए हम सकर फिश कहते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मोस्टली गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन लेते हैं। वाटर में डाइल्यूटेड जो ऑक्सीजन होता है वो गिल स्लिट के जरिए वो जनरली लेते हैं। इनके पास 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, जिसके जरिए ये रेस्पिरेट करते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इलोंगेटेड है, फिशिस की तरह ही। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका माउथ जो है वो सकिंग टाइप का है और सर्कुलर है, तो इनका माउथ जो है वो सकिंग टाइप का है, देखिए, और सर्कुलर भी दिख रहा है। और इसी छोटे छोटे नीडल जैसे स्ट्रक्चर से ये अपने होस्ट के साथ अपनी पकड़ बना के रखते हैं, पर इनके पास कोई जो नहीं होता। तो माउथ सकिंग है और इलोंगेटेड बॉडी है, इस वजह से इसका नाम सकर फिश पड़ा। अगर स्केल्स और फिन्स की बात करें, अब ये स्केल्स क्या होते हैं, फिन्स तो हमें पता है, जिनके जरिए जो फिशिस है वो अपनी मूवमेंट करती है, पर मैं आपको स्केल्स दिखाता हूँ। कुछ लोगों को शायद स्केल नहीं पता होगे, तो याद करिए अपने लोअर स्टैंडर्ड के ड्राइंग क्लास को। जब भी टीचर बोलती थी कि फिश को ड्रॉ करो, तो एक ही फॉर्मो हमारे पास होता था और ये होता था। उसमें ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम फिन्स कहते हैं, जिसके जरिए ये फिश मूवमेंट करती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाते थे, और तब हमें लगता था कि एक डिज़ाइन है। कुछ लोगों को आज भी लग रहा होगा कि ये डिज़ाइन है, पर एक्चुअल में डिज़ाइन नहीं है, इसको हम स्केल्स कहते हैं। बोनी फिशिस में ये स्केल्स बहुत ही अच्छे से दिखते हैं। शार्क वैसे कार्टिलेजिनस फिशिस में आती है, उनमें भी नहीं ऐसे देखने को मिलते, बहुत क्लियर कट होते तो है उनमें, पर आप देख नहीं पाएंगे, उनका अरेंजमेंट वैसा होता है इसलिए। और ना ऐसे स्केल्स दिखेंगे हमें साइक्लोस्टोमेटा में, उनमें भी डिवॉइड ऑफ स्केल्स है, मतलब उनमें स्केल नहीं होते। और इनमें पेड फिन्स नहीं होती। पेड मतलब आप हमारे लिम्स को देखिए, एक हाथ और एक पैर नहीं है, 2 हाथ है, 2 पैर है, जो भी चीजें वो कपल में है वो साथ साथ में है, पैर में है। यहाँ पर पेड फिन्स भी नहीं है, हो सकता है कि ऑड नंबर में फिन्स आए हुए हो, इवन नंबर में नहीं, इसलिए हम बोलेंगे डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड डिवॉइड ऑफ पेड फिन्स। स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें क्रेनियम होता है, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, वो बॉक्स जिसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड है, और वो बोन या वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रोटेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड। पर हमारी बॉडी में, ह्यूमन में, क्रेनियम या खोपड़ी या स्कल वो बोनी होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम भी बोन से बनी होती है, पर इनमें ये बोनी नहीं होते, इनमें ये कार्टिलेजिनस होते हैं। इनमें ये दोनों स्ट्रक्चर कार्टिलेज से बनते हैं।
क्रेनियम जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा और वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को। पर दोनों इंसानों की तरह, ह्यूमन की तरह बोनी नहीं रहेंगे, कार्टिलेजिनस रहेंगे, कार्टिलेज से बनेंगे। जैसे हमारा नोज टिप जिससे बना है, ईयर लोब जिस स्ट्रक्चर से बने हैं, उसी कार्टिलेज से इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होगा वो फॉर्म होगा। ये कुछ बेसिक फीचर्स थे और अब हम सिस्टम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली हमारी ऑर्गन सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें याद रखना है कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं, हम जो भी पढ़ेंगे वो सारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही शो करेंगे। इन सब का जो ब्लड है वो बंद वेसल्स में फ्लो होता है, जिनको हम वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज कहते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा में अजीब तरीके का एक बिहेवियर देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन को लेकर, और यही फीचर इनका बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और ऑर्गेनिज्म से इनको थोड़ा डिफरेंट बनाता है। वो ये कि साइक्लोस्टोमेटा वैसे तो रहते हैं ओशन के अंदर, पर जब ये बेबीज देने वाले होते, मतलब कि जब ये ऑर्गेनिजम्स ले करने वाले होते एग्स को, तब ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स वैसे तो मरीन है पर माइग्रेट करके चले जाते हैं फ्रेश वाटर में। मतलब ओशन से ये लोग स्विम करते हुए रिवर की तरफ आगे बढ़ेंगे अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, या स्पॉनिंग भी इसको कहा जाता है। अब ये बहुत ही मुश्किल होता है। पानी के बहाव के साथ तैरना बहुत आसान है, इसलिए कहा गया कि वाटर के फ्लो के साथ या समय के बहाव के साथ ऑलवेज आगे बढ़िए। जैसी समय की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से खुद को बदलिए। जो रिजिड रहता है, जो अपोज करता है, जो टाइम के अपोज में चलता है, जो वाटर के अपोज में चलता है, जो रिजिड बनने की कोशिश करता है, वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है। इतना ईगो, इतनी रिजिडिटी अच्छी नहीं। और यहाँ पर हो ये रहा है कि रिवर से वाटर ओशन की तरफ आता है और ये लोग ओशन से उल्टा रिवर की तरफ जाएंगे, तो वाटर फ्लो से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करनी रहेगी, इसलिए ढेर सारी एनर्जी जो है उसकी यूज हो जाएगी और एनर्जी बचेगी नहीं। तो आफ्टर स्पॉनिंग, मतलब कि रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद कुछ ही दिनों में वो मर जाते हैं। वो ओशन में अपने घर के तरफ, अपने घर तक वापस नहीं आ पाते। अपनी ज़िंदगी में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद उनका ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, पर इन्होंने रिप्रोडक्शन जहाँ किया था वो रिवर का लोकेशन, वहाँ पर इनके बेबीज लावा की तरह फॉर्म होते हैं और वो लावा मेटामॉर्फोसिस करता है, मतलब अपने बॉडी को डेवलप करता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, बदलता है। जिस तरीके से लावा से बनती है कैटरपिलर, फिर ककून और फिर बटरफ्लाई, वैसे ही इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है। वो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, और जब अपने पेरेंट जैसा लुक क्रिएट करते हैं तो वो रिवर के वाटर के साथ साथ ओशन में वापस आ जाते हैं। ऐसा ये इसलिए करती है क्योंकि ऐसा करने से इनके बेबीज को प्रोटेक्शन मिलेगा। मोस्टली ये दलदल वाले एरिया को पसंद करती है। रिवर और ओशन का मीटिंग पॉइंट जहाँ पर मोस्टली दलदल होता है, वहाँ पर ये जनरली रिप्रोडक्शन करना पसंद करती है। दलदल वाले हिस्से में, मार्शी एरिया पे बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के प्रेडेशन की, इसलिए इनके जो भी बेबीज होंगे उनका बचना थोड़ा आसान हो जाएगा, उनके बेबीज को थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा। इसी वजह से रिप्रोडक्शन के लिए एक नए तरीके का बिहेवियर कैटेगरी दिखाती है। साइक्लोस्टोमेटा के अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल है पेट्रोमायोजोन, जिसको लैम्प्रे भी कहते हैं, और माइक्सिन, जिसको हैगफिश भी कहते हैं। यहाँ पर आपको लैम्प्रे दिखाया है। कई लोग इसको देख के ये सोचेंगे कि ये कोई एक स्नेक है, वाटर में रहने वाला एक्वेटिक, पर ऐसा नहीं है। इस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर स्नेक जैसा है, पर इसको हम लैम्प्रे कहते हैं। इसका नाम पेट्रोमाइजोन है। तो ये था साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा में बस इतना ही है। साइक्लोस्टोमेटा में कुछ ज़्यादा हमें बुक में दिया नहीं है, तो इसी के साथ हम ये साइक्लोस्टोमेटा वाला जो क्लास है उसको कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिशिस के क्लास के साथ। हेलो एवरीवन।